को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को ही फैलाएं। आप सभी का आज की इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज कुछ डिफरेंट करते हैं और मिलते हैं एक यंग पर्सनालिटी से जो कि स्विमिंग में भारत का नाम रोशन कर रहा है। मध्य प्रदेश इंदौर से पहला ऐसा स्विमर जिसे ये सुअवसर मिला भारत को रिप्रेजेंट करने का कॉमनवेल्थ गेम्स में। आइए बात करते हैं उसके संघर्ष की, उसकी लर्निंग्स की, मेहनत की, सपनों की। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं स्विमर अद्वैत पागेकर। अद्वैत, वेलकम and thank you so much. It is going to be an amazing conversation, I would say. Thank you. First of all, thank you so much for having me. I'm really looking forward to this interview. Very nice. Advait, I think 2007 or 2008, when you were, I think 7 or 8, Yeah. ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि स्विमिंग जीवन में आ गया? हाँ, तो मेरी स्विमिंग की शुरुआत अबू धाबी में हुई। जिस समय मेरे पापा वहाँ पे जॉब करते थे और मेरी पूरी फैमिली अबू धाबी में बेस्ड थी। और मेरी बड़ी बहन मुझसे 5 साल बड़ी अदिति पागे स्विमिंग करती थी पहले से। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि इसको भी स्विमिंग में डालते हैं, जस्ट देखते हैं कि क्या होता है। जब हमने शुरू किया था तब हमारे दिमाग में कुछ कम्पिटिटिव ट्रेनिंग और ये सब नहीं था हमारे दिमाग में। बस स्विमिंग सीखना है, इट्स अ गुड स्किल टू लर्न, एंजॉयबल है, यू नो, फॉर फन वी स्टार्टेड दैट। और मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे डेफिनेटली शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई। मुझे काफ़ी टाइम लगा 25 मीटर्स के पूल को क्रॉस करने में। तो लेकिन एक चीज़ मुझे यही अच्छी लगी कि मैं रोज़ अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ उधर एंजॉय कर सकता था और धीरे धीरे कुछ नया सीख सकता था। तो अराउंड 1 महीने की ऐसी ट्रेनिंग करने के बाद लर्न टू स्विम में मैंने अपना पहला 25 मीटर क्रॉस किया। और उस समय जिस टाइप का मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, एक अचीवमेंट का, मेरी लाइफ का पहला ऐसा रियल अचीवमेंट जो मुझे याद आता है, वो यही था कि 25 मीटर्स मैंने कंप्लीट किया। वहाँ से शुरुआत हुई मेरे स्विमिंग करियर की। और तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आगे क्या क्या है, क्या क्या अपन जीत सकते हैं। और लेकिन वहाँ से शुरुआत हुई और जस्ट धीरे धीरे हम करते गए। कितनी बढ़िया बात बोली अद्वैत आपने कि जब आपने 25 मीटर्स, विच इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वो कवर करा और आपको कितना अच्छा फील हुआ, कुछ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट आया। यस, आई थिंक लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे क्यों भागे। ऐसी छोटी खुशी भी यदि मिल रही है तो उसको एंजॉय करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अद्वैत, ऐसा उसके पहले भी और कोई से गेम्स इवैल्यूएट करे थे या सबसे पहला गेम था स्विमिंग और स्विमिंग में ही एंट्री करी? जी, ऐसा कह सकते हैं कि स्विमिंग ही मेरा पहला ऐसा प्रॉपर स्पोर्ट था जिसमें मैं एनरोल हुआ। क्योंकि उसके पहले जस्ट फॉर फिटनेस मैं और मेरी फैमिली जस्ट अबू धाबी के कोस्ट के अलॉन्ग एक वेरी लाइक वेल मेड रनिंग ट्रैक है, उधर रनिंग या फिर साइकिलिंग करते थे। पर वो सिर्फ फिटनेस के लिए था। एंड साइकिलिंग मुझे करना पसंद था क्योंकि मेरे दोस्तों के पास साइकिल रहती थी। हम सब बचपन में एक दूसरे के साथ साइकिल पे घूमा करते थे। तो साइकिलिंग और रनिंग ये 2 चीज़ें थी जो मैं ऐसे करता था, लेकिन कभी एज अ स्पोर्ट नहीं, जस्ट एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए करता था। और मुझे लगता है कि उनसे मुझे फ़ायदा हुआ इन अ वे, क्योंकि आज मैं लाइक एंड्योरेंस एथलीट हूँ। मैं लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करता हूँ। और बचपन में जो मेरे पेरेंट्स ने स्विमिंग के भी पहले मुझे रनिंग और साइकिलिंग के लिए थोड़ा थोड़ा किया चालू, उसने मेरा एंड्योरेंस बिल्ड किया। एंड उसी की वजह से आज जो मैं इवेंट्स करता हूँ, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ और वो मेरा स्पेशलिटी है। It's been almost 15 years, more than 15 years, yes, जो आपने स्पेंड करे स्विमिंग में। जी, आई एम श्योर बहुत सारी यादें होंगी। बहुत सारी है। हाँ। कोई ऐसा चैलेंज जहाँ पे लगा कि गिव अप कर देता हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है? कोई ऐसा चैलेंज याद है बड़ा इंटरेस्टिंग जिसमें कुछ लर्न करा आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हर एथलीट की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और हम उससे बहुत अपने बारे में और स्पोर्ट के बारे में
सीखते हैं। तो मेरे भी करियर में रहे हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। मुझे एक याद है अर्ली ऑन इन माय करियर, आई थिंक 2012 एंड 13 के आसपास, जब मैं 12 इयर्स के आसपास था, तब मैं इंदौर शिफ्ट होके स्टेट एंड नेशनल लेवल में अब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं जिस रोज़ compete करता था इन इवेंट्स में, लेकिन मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं स्टेट लेवल पे अच्छा परफॉर्म करके जीत रहा था, पर नेशनल लेवल मेरे लिए डिफ़िकल्ट साबित हो रहा था। तो हर साल मैं नेशनल जाता था और गलतियाँ करके 9th 4th ऐसे प्लेसेस लाकर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। और मेरे आसपास के जो दोस्त थे जिनके साथ स्विमिंग बहुत एक फन एक्टिविटी हुआ करती थी, कंपटीशन उनके बीच में ऐसा लगता था कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं उन सब से प्रैक्टिस में हारता था, कंपटीशन में हार जाता था। तो मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा था और बेसिकली मेरा स्विमिंग से इंटरेस्ट धीरे धीरे हट रहा था। और तब मैं शायद ऐसी एज में था कि स्कूल में भी आपके दोस्त रहते हैं जो लोग स्विमिंग नहीं करते, आपका ध्यान भटक के उनकी तरफ जाता है कि मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है थोड़ा थोड़ा। तो इन सब के चलते स्विमिंग मेरा इतना मन नहीं कर रहा था स्विमिंग ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स परस्यू करने का। तो मैंने एक बड़ा सा ब्रेक ले लिया और उससे वापस आने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा से मेरी बात हुई उस एक दिन और हमने ये डिसाइड किया कि मतलब हमारी बात इसी चीज़ पे हुई कि स्विमिंग आगे करना है कि नहीं करना है। मैं बिल्कुल रेडी था गिव अप करने के लिए। क्या इमोशनल डिस्कशन हो रहा था या इट वाज ए इजी डिस्कशन? थोड़ा हाँ, यू कुड टेल कि सीरियस था उस एज में। ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स डांट रहे थे, लेकिन यू कुड टेल कि थोड़ा सीरियस टोन था उसमें कि अब आगे लाइफ में क्या करना है। What was the age? I was around 12, तो बहुत ही यंग था मैं, बट देन अभी भी यंग हो? हाँ, मतलब रहूंगा आगे जाके भी यंग, सो यंगर। और ऐसा था कि हमें डिसाइड करना था कि आगे अब पढ़ाई में जाना है, क्योंकि स्विमिंग छोड़ दी तो फिर मेरा पढ़ाई में अच्छा करना बहुत ज़रूरी हो जाता। तो मुझे वो आइडिया इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि पढ़ाई, मुझे हमेशा से बचपन में स्विमिंग एक ऐसा जरिया था कि मैं पढ़ाई से थोड़ा बच सकता हूँ, स्कूल जाने से बच सकता हूँ। और इन अ वे मेरे को थोड़ा स्पेशल लगता था क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो आपका रेगुलर स्टूडेंट नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा पेरेंट्स से बात करके कि एक और ट्राई दिया जा सकता है स्विमिंग को, और इस बार हम चीज़ें अच्छे से करेंगे, मोर मोटिवेशन, मोर एफर्ट, मोर सीरियसनेस। और एक और ट्राई देने का ऐसा तय किया, और उस साल मेरा ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। और वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, मेरे कंपटीशन में मैंने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, मेरे दोस्तों से मैं अच्छे लेवल पर आने लगा। कुछ अभी भी मेरे से बेटर थे, लेकिन मैं उसको एक डिफरेंट व्यू से देखने लगा कि मैं इनसे बेटर कर सकता हूँ, वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो 2012 या 13 में जब ये हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, तो ऑलमोस्ट स्विमिंग छोड़ने की साइड पे था मैं, लेकिन कंटिन्यू करके जो एक साल मैंने किया तो उससे बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद मैंने कभी ऐसा पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो एजुकेशन में क्या कर रहे हो आप? इस समय मैं यूएस में मेरा कॉलेज कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मैं अपना बैचलर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट परस्यू कर रहा हूँ, एंड अभी फाइनल ईयर में आ गया हूँ मैं। हाउ डू यू मैनेज, बिकॉज कोई भी स्पोर्ट्स को इस शिद्दत के साथ करना, हाँ, जिसमें हम भारत को रिप्रेजेंट करें, उसके लिए एफर्ट बहुत लगते हैं जी, एंड एट द सेम टाइम आपकी एजुकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? जी हाँ, मुझे ये सवाल अधिकतर लोग यही पूछते हैं कि इतने टाइम से आप पढ़ाई और स्पोर्ट्स मैनेज कैसे कर रहे हैं, दोनों इतने अच्छे लेवल पर। तो इसका आंसर थोड़ा मुझे भी विदिन ढूंढना पड़ा कि क्या एग्जैक्टली ऐसा है जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा उससे पता चला कि मेरे पास ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। टाइम डेफिनेटली आपके पास लिमिटेड है, एक दिन में 24 घंटे है, आप उसको कैसा यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं है। आई थिंक इसमें जो पर्सन का स्किल है दैट इज अबाउट सेटिंग देयर प्रायोरिटीज, राइट। तो क्योंकि टाइम, जो आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके लिए आप ज़रूर टाइम निकालेंगे। आई थिंक ये ह्यूमन नेचर ही है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप टाइम निकालेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग शायद इससे स्ट्रगल करते हैं कि
उनको अपने प्रायोरिटीज़ किस समय पर क्या इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ पे ध्यान देना है वर्सेस किस पे अभी नहीं देना है, उनके डिसीजंस लेना इजी नहीं लगता, या जो जिस सिचुएशन में रहते हैं उसकी वजह से वो डिसीजंस नहीं ले पाते। तो मुझे लगता है बचपन से ही मेरे पेरेंट्स एंड मेंटर्स ने इतना अच्छे से मुझे सपोर्ट किया है कि उन्होंने मुझे अपने प्रायोरिटीज़ जो इस लिमिटेड टाइम में हूँ मैं उनको अच्छे से यूज़ करने का नॉलेज दिया है। तो वो मैं अभी बचपन से लेकर अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एक फॉर्मूला मिल गया है जो मैं रेस्ट ऑफ माई लाइफ करूँगा। अपने को भी लर्न करके अडाप्ट चेंज वगैरह करते रहना पड़ता है, लेकिन हर स्टेज ऑफ लाइफ में अगर आपके प्रायोरिटीज़ आपने अच्छे से सेट करे हैं तो आप उसको टाइम देंगे और उसको उस लेवल का एफर्ट एंड डेडिकेशन दे पाएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट है ज़रूर, फोकस उस पर करना। स्विमिंग के लिए रोज़ाना कितनी बजे उठना पड़ता है? मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से सुबह 4:30 के आसपास 5 बजे के पहले उठ जाता हूँ। मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? इसके लिए कई मोटिवेशंस है। बचपन में मेरा जस्ट टू ऐड समथिंग मोर कि जब हम ठंड के समय होते हैं, गर्मी और बारिश में तो उठना बहुत इजी है, बट ठंड के समय स्विमिंग के लिए उठना, जहाँ पे बाहर भी ठंड है और पानी में एंटर करना, यदि क्लाइमेट टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल नहीं है तो उसके अंदर एंटर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। राइट, सही बात है, आपने सही कहा और मैं भी इन चीज़ों से स्ट्रगल करता हूँ। लेकिन इसका मोटिवेशन की पार्ट है। किसी को भी द रीजन यू गेट आउट ऑफ बेड और द रीजन यू स्विम 10,000 मीटर्स इन अ डे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक कि आपकी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में वो चेंज होते हैं, लेकिन मेरे लिए बस ये है कि स्विमिंग मुझे क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस दे रहा है। हो सकता है इस समय 4:30 बजे बेड में जब ठंड लग रही है वो बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी उठ के अगर मैं ट्रेनिंग करूँगा तो आगे जाके प्रोसेस में और परफॉर्मेंस में, दोनों चीज़ों में जो मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग करने मिलता है, मुझे इतने अच्छे मेंटर्स के साथ का गाइडेंस मिलता है, मुझे कंपटीशन में जिस चीज़ पर मैंने इतने महीनों के लिए काम किया है वो दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और जब मैं मेडल जीतता हूँ वो डेफिनेटली सबको दिखता है, तो एक रिकग्निशन का भी साइड है उसमें। तो रिजल्ट्स एंड ये सब बेसिकली आपकी डिफरेंट चीज़ों से जो सेटिस्फैक्शन है वही आपका शायद ड्राइव बन जाता है कि इसलिए मुझे सुबह उठ के प्रैक्टिस पे जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं थका हुआ रहता हूँ, मेरे मसल्स सोर रहते हैं और मुझे 1 और घंटा सोना है या फिर स्विमिंग की छुट्टी मारनी है, लेकिन हमें इस समय पे जस्ट हमें बताना पड़ता है खुद को कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इससे कितना आपको फ़ायदा हो सकता है। तो बस यही सोच के। It's been more than 3 years now with the University of Florida. Yes, मेरे 3 years खत्म हो गए। तो यदि हम बात करें कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इंडिया में एजुकेशन को मिला, बी इट एजुकेशन, बी इट स्विमिंग स्पोर्ट्स की एजुकेशन, और अब आप 3 साल से आप वहाँ की मेथडोलॉजी को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राइट। क्या ऐसा डिफरेंस पा रहे हैं यहाँ की मेथडोलॉजी में और यूएस की मेथडोलॉजी में? हाँ, इसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस है। एक चीज़ जो मैंने डेफिनेटली नोट करी है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़, यूएस में एक सिस्टम चालू है जो कई सालों से, डेकेड्स पुराना फॉर्मुलेट हुआ है, और भाई एक्सपर्ट्स ने उसको धीरे धीरे उसके डिटेल्स देखकर अभी ऐसा फैब्रिकेट किया है इसको, और अभी ये चल रहा है। इंडिया में आई थिंक स्पोर्ट को लेकर अभी लोग सीरियस हो रहे हैं, तो ये एक नई चीज़ है इंडिया के लिए। इंडिया उस प्रोसेस में है कि वो फिगर आउट कर रहा है कि एक स्टूडेंट जो एथलीट भी है उसके लिए कैसे हम डेली शेड्यूल, कंपटीशन शेड्यूल ईयर राउंड और बाकी बाहर का सपोर्ट कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यूएस में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जो मैं NCAA कॉलेज के जो कंपेटिटिव एथलेटिक प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के और डिफरेंट स्पोर्ट्स के, उसमें ये चीज़ कल्चर में है कि स्टूडेंट एथलीट, जिसमें लोग कहते हैं स्टूडेंट पहले आता है और एथलीट बाद में, लेकिन उनकी दोनों नीड्स पूरी होनी चाहिए। और वर्ल्ड में ऐसी बहुत जगह नहीं है जहाँ पे आप एकेडमिक्स और एथलेटिक दोनों एक हाई लेवल पर परस्यू कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक है। और दूसरा, अब फाइनली जाके लोग
स्पोर्ट को सीरियसली देख रहे हैं जैसे एज अ करियर ऑप्शन, तो पहले 10 साल पहले मेरे जो सीनियर स्विमर्स थे वो अच्छे लेवल पर ट्रेन करते होंगे और compete करते थे, लेकिन लोग हमेशा उनको पूछते थे कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, लेकिन स्विमिंग या आपका स्पोर्ट आपका प्रोफेशन नहीं है। तो वो भी कल्चर चेंज हो रहा है, एंड उसके साथ ही स्विमर को जो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब का अभी बहुत बढ़ गया है। तो बहुत अच्छा है ये देखकर कि सबको सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन हम उस सही दिशा में जा रहे हैं। सो अद्वैत, एनी अपील जो आप हमारे व्यूअर्स से करना चाहेंगे? जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ये देख रहे हैं, मैं आप सबको जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से हो, स्पोर्ट या नॉन स्पोर्ट, आई थिंक कि आप सबके पास इंडियन स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करने की पावर है। कलेक्टिवली अगर अपन सब ने थोड़ा थोड़ा करके भी, एंड इट कुड बी जस्ट समथिंग एज स्मॉल एज रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे, या फिर स्पोर्ट्स की न्यूज़ आपने थोड़ी देर के लिए टीवी पे लगा ली, या किसी की स्पोर्टिंग इवेंट आपने देख ली, उनका व्यू काउंट बढ़ा दिया, इन सब चीज़ों से इंडियन स्पोर्ट को फ़ायदा होता है। एंड स्पेशली स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स जो अभी तक इंडिया में भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन हो सकता है और अपने कंट्री के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। वो सब आप अपने घर से कर सकते हैं। तो जब भी आपको स्पोर्ट्स के आसपास अपॉर्चुनिटीज़ दिखे, कुछ पढ़ने का, कुछ देखने का, खुद स्पोर्ट ट्राई करने का, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक तो ये आपकी लाइफ बदल सकता है, और आपको नहीं पता कि आपके घर में ही कोई ऐसा चैम्पियन है जो बड़े होकर इंडिया का नाम रोशन कर सकता है इंटरनेशनल स्टेज में, ओलंपिक्स में। तो ये आपसे शुरू हो सकता है। तो जस्ट ये आपको अपील करना था। नॉट नेसेसरीली एज बार, देयर इज नो एज बार। जैसे मैं इनसे ही बात कर रहा था सर से, उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल पहले उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट करी और अभी उनको सारे स्ट्रोक्स आते हैं, और ये सब लॉकडाउन के बीच में ब्रेक होने के बाद। लेकिन मैंने उनको यही बताया कि देयर इज नो लाइक एज लिमिट या एज कैप टू स्विमिंग और एनी स्पोर्ट। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे अपन ने बहुत बार इस इंटरव्यू में बोल दिया कि लर्निंग के लिए कोई एज नहीं है, आप हमेशा उस लर्निंग एक्सपीरियंस, इस कांस्टेंट लर्निंग वाले फेज में रहते हो, तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सक्सेस जो है आपके स्पोर्ट में, दैट्स ओनली वन पार्ट। जो स्पोर्ट आपको हेल्थ के फॉर्म में बेनिफिट दे रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी इंसान को मिल सकती है। तो आप बिल्कुल स्पोर्ट ट्राई कीजिए या शेयर कीजिए लोगों के साथ अपने स्पोर्ट के रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, तो स्पोर्ट का बहुत फ़ायदा होगा। हम चूँकि कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो यदि मैं आपसे बात कहूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की और स्विमिंग की यदि स्पेसिफिकली बात करें, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपको स्विमिंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर लगता है बहुत आगे है, और क्या क्वालिटीज़ हैं उन कंट्रीज, उस कंट्री में? ऐसे एक स्पेसिफिक एक कंट्री बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने देखा है जापान जैसे एक कंट्री है जहाँ पर आई थिंक कि उनका स्पोर्ट्स के ऊपर जो फोकस है, नॉट जस्ट स्विमिंग, सारे स्पोर्ट्स, वो कंबाइन होता है जब उनके कल्चरल वैल्यूज़ के साथ। क्योंकि जापान इतना स्ट्रॉन्ग नेशन है और वो अपने कल्चर के साथ इतने कनेक्टेड है, पुराने ज़माने के एंड इवन नए टेक्नोलॉजी वगैरह के साथ, सब कुछ वो इतना अच्छे से करते हैं। मैं जितनी बार भी जापान के स्विमर्स के साथ compete या ट्रेन किया हूँ, मुझे उनका बिहेवियर, उनका वही मोटिवेशन, ये सब बस अलग लगा है उन सब से। मुझे याद है जैसे 2017 में एशियन एज ग्रुप में मैं कॉल रूम में बैठा था मेरे इवेंट के पहले। तो कॉल रूम एक जगह होती है जहाँ पे आप लोग सब असेंबल होते हैं और कुछ लोग गाने सुन रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। अब इवेंट के जस्ट पहले आपको एक जगह पे रिपोर्ट करके मोटिवेशन। तो मेरे 2 जापानीज कंपेटिटर थे उसमें एशियन एज ग्रुप में। तो 2 इंडिया से थे, 2 जापान से, 2 अलग अलग कंट्री से। दोनों जापान वाले सब हर एथलीट को ग्रीट करने गए, उनके सबके जो भी उनके साथ कंपेटिटर्स है सबको उन्होंने ग्रीट किया, और रेस के बाद भी उन्होंने सबसे हाथ मिलाया। और कंपटीशन खत्म होने के बाद जो मेरा बिगेस्ट कंपेटिटर था, एक इवेंट में उसने मुझे हराया, एक में मैंने उसे हराया, उसने मुझे अपने कंट्री के गिफ्ट्स दिए। तो आई थिंक कि ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बहुत अच्छा एग्जांपल था कि नो मैटर वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं,
सब एक दूसरे का कम्युनिटी की तरह ध्यान रखते हैं and हम सब इसमें साथ में हैं, तो वो मुझे उनसे सीखने मिला जापान से। टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रीम्स, कुछ सपनों के बारे में, क्या करना चाहते हो आगे? तो मेरे सपने भी बहुत ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक ऐसी एज में हूँ जहाँ पे मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड एक चीज़ पर तो फोकस नहीं है। स्विमिंग उसका एक पार्ट है डेफिनेटली। बट यदि स्विमिंग की ही बात करें तो ऐसे क्या जी रेस हैं, ऐसे कौन से कोर्स हैं हाँ, जिसको आप कंप्लीट करना चाहोगे? बिल्कुल, तो मेरे अगर सिर्फ एथलेटिक करियर पे फोकस करके गोल्स की बात करें तो सबसे बड़ा डेफिनेटली आपका ओलंपिक में एक अच्छा परफॉर्मेंस, हाँ, एक हाईएस्ट लेवल पे वो एक अपने कंट्री के लिए एक ओलंपिक मेडल लाना, उसके पहले हमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, ये सब बड़े गोल्स डेफिनेटली है। तो अभी जैसे 2024 में पेरिस ओलंपिक्स है, हम उसे देख के उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा और भी ऐसे है कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन दोनों गेम्स में मैं एक बार जा चुका हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मुझे डेफिनेटली हेल्प करता है। नेक्स्ट एडिशन जो होगा, जैसे एशियन गेम्स अगले साल है और कॉमनवेल्थ अभी से 4 साल बाद है, तो मैं अपने आप को कैसे बेस्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये सब तो आई थिंक स्पेसिफिक गोल्स हो गए। स्विमिंग के फील्ड में मुझे अगर जो मेरा अल्टीमेट गोल अगर आप पूछे तो वो ऐसा कह सकते हैं कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें कि इंडिया का ग्रेटर बेनिफिट हो स्विमिंग में। तो जिस तरीके से आप देखते हैं माइकल फेल्प्स, सुन यांग और कटिंका हॉर्सजू, इन्होंने अपने कंट्री में स्पोर्ट को एकदम, स्पेशली स्विमिंग को, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उनको देखने के बाद इतने सारे बच्चे स्विमिंग में एनरोल हुए। 10-15 साल बाद यही सारे स्विमर्स, इतने सारे जो एनरोल हुए अपनी कंट्रीज में, वो सब इतने बड़े बड़े चैंपियंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उस टाइप का कल्चर आई थिंक ये थोड़ा बहुत रिजल्ट से आएगा, और थोड़ा बहुत जो एथलीट्स अपने प्लेटफॉर्म को, जो अपने वॉइस को यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आएगा। तो और स्पेशली जो इंडिया में डिस्टेंस स्विमिंग है, अभी तक डिस्टेंस स्विमिंग इंडिया में कोई इसको सीरियसली लेता नहीं था, पर पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस स्विमिंग इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतने सारे यंग स्विमर्स आ रहे हैं, कुछ ओल्डर स्विमर्स अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सब देखना एक्साइटिंग है, और जब यंग बच्चे देखेंगे तो उन्हें ये सब करने की इच्छा होगी, और जब ये लोग चालू करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि कंट्री का बहुत फ़ायदा हो सकता है उस स्पोर्ट में। यदि हम स्पोर्ट्स की वापस से बात करें, हाँ? और आपके लाइफ के कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, हाँ, आपकी फैमिली, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ मच, डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन तो होगा, बिल्कुल, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट आप जो बोलना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ, तो जैसे आपने इनको मेंशन किया, मुझे याद है हमारे स्विमिंग टीम पर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक बार इसी चीज़ पर ग्रुप का चर्चा हो रहा था साइकोलॉजिस्ट के साथ, कि अगर आपकी स्विमिंग जो है, आपका स्विमिंग जर्नी एक कंपनी होती, तो आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं वो आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो आप किसको चूज़ करते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? जो आपके क्लोजेस्ट लोग हैं। तो उस एक्टिविटी में ने मुझे फोर्स किया सोचने के लिए कि तो इतने सारे लोग हैं जिनके सपोर्ट के लिए लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर देयर सपोर्ट, और उन्होंने किस तरीके से मेरी लाइफ में इम्पैक्ट लाया है, और जस्ट बहुत पावरफुल एक्टिविटी थी ये अपनी टीम के साथ करना। तो उसमें डेफिनेटली मेरे मम्मी पापा पहले आते हैं, उन्होंने शुरुआत से ही मुझे सपोर्ट किया है और कभी ऐसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दी ओनली थिंग वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूँ जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें। इट डजंट हैव टू बी स्विमिंग, और यही वो चाहते हैं कि मैं एंजॉय करूँ। तो उन्होंने उसके साथ मुझे वो फ्रीडम दिया कि आप ऐसी चीज़ चूज़ करो जो आप एंजॉय करते हो। फिर मेरे कोचेस आएंगे उसमें, मनोज दवे सर, अभिलाष सर, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के कोचेस एंथनी नेस्टी, स्टीव यंगब्लूथ, जैक सेरानिक, विटनी हाइट और क्रिस्टिन मर्सलैक। इन सब ने मुझे सिर्फ स्विमिंग ही नहीं बट लाइफ का भी जो नॉलेज दिया है, मुझे इन अ वे शेप किया है एथलीट और एज अ पर्सन जैसे। तो वो मैं अपने साथ रेस्ट ऑफ माई लाइफ लेके चलूँगा। फिर मेरे क्लोजेस्ट जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इन टफ टाइम्स। मैं हमेशा उनके पास जा सकता हूँ बात करने के लिए, एंड मुझे पता है कि मुझे जज नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, या अच्छा परफॉर्म या बुरा परफॉर्म। वैसे
और मेरी बहन, उसकी वजह से मैं स्विमिंग में हूँ। उसने भी मुझे शुरुआत से देखा है बड़े होते हुए, और हर चीज़ में सपोर्ट किया है। जिस जगह पे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते या मैं उनसे बात नहीं कर पाता, मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ उससे बात करने। और यहाँ पर शिष्यकुंज एकेडमी में जैसे मैं अभी हूँ, वहाँ पे इतनी अच्छी कम्युनिटी है, कोचेस इतने सारे हैं, पेरेंट्स की जो कम्युनिटी है, मुझे सच में ऐसा शिष्यकुंज आके ही लगता है कि मैं एक बड़ी फैमिली में हूँ। जी, मतलब मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में भी लगता है, बट शिष्यकुंज का एक अलग तरीके से हिट करता है फैमिली का, क्योंकि मैं 10 साल से इधर बड़ा हुआ हूँ और सब पेरेंट्स मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, तो मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है शिष्यकुंज के बारे में। अद्वैत के यदि आपको रिकॉर्ड्स, उसके अवार्ड्स के बारे में जानना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे रखी है। बट वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन टू यू अद्वैत, कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लाइफ में हर बार सक्सेस मिले, और जो जर्नी आपने ली है स्विमिंग के अंदर 12-15 साल जो भी आपने लिया है, इसमें ज़रूरी नहीं हर बार आपको सक्सेस ही मिली है। अप्स एंड डाउन्स आए हैं, हमने बात करी है। अप्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, बट जब डाउन टाइम आता है तब एक इमोशनल यू कैन से इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप करना, या उस समय आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि वो बहुत टफ होता है, क्योंकि हम जब उस कोर्स के लिए पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि अब 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं, हाँ। उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं जी। और फिर वहाँ जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो यू हैव अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि वहाँ पे भी एज क्राइटेरिया है। आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग अ लॉन्ग क्वेश्चन, बट माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू आस्क यू कि उस समय इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करते हैं, या हमें क्या करना चाहिए? राइट, जी, तो आपने बिल्कुल मतलब सही बोला कि लाइफ में और आपके करियर में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एंड ये नॉर्मल है। तो ऑन एन लाइक द इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स, आपको इनको बैलेंस करते आना चाहिए। जैसे आपने बोला कि हाई जब भी होता है आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब लो होता है तो आपको बहुत अपने बारे में बुरा लगता है, या अपने आसपास वालों के बारे में ये सब थॉट्स आते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप दोनों के थ्रू एक बैलेंस लेके चले, एक कंसिस्टेंसी, कि जब मेरे चीज़ें अच्छी चल रही है तो मैं उसको ले रहा हूँ, मैं उससे सीख रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मुझे डिफाइन नहीं करता। एंड द सेम गोज़ फॉर एनी फेलियर्स और एनी लो मोमेंट्स दैट यू हैव, कि ये मुझे डिफाइन नहीं करती है। मैं इससे सीखूंगा ज़रूर, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, मैं उसको ऐसे चैलेंज देख सकता हूँ, पर ये मुझे डिफाइन नहीं करती। और जो आपने अच्छा है कि आपने इमोशनल साइड के बारे में बात करी व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग जो मेंटल एंड इमोशनल साइड है स्विमिंग का, उसकी ट्रेनिंग पे और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, मतलब थोड़ा सोच रहे हैं। अभी चीज़ें बेटर है, बट जिस टाइप का फिजिकल पे आप देखते हैं काम चल रहा है, ट्रेनिंग, स्विमिंग पूल्स, जिम्नेशियम्स, अलग अलग फैसिलिटीज़, उस टाइप का हमें मेंटल एंड इमोशनल साइड भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने भी एक इमोशनल वेलबींग कोच के साथ काम करना शुरू किया, और उसके बाद से मुझे अपने बारे में और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखने मिली। और यही ऐसा है कि ये कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है, जितना भी आप अचीव कर लो, आप हर रेस से, हर लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखते हैं नया। तो वेदर वो अच्छी हो या आपके लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन में आपको डाल दे, तो उसमें से सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि जैसे हर सिचुएशन में उसका एक पॉजिटिव साइड रहेगा। ऐसी मैंने तो कोई सिचुएशन नहीं देखी जिसमें जो ऑन इट्स सरफेस नेगेटिव सिचुएशन दिख रही होगी, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसमें हमेशा एक पॉजिटिव साइड रहता है। और अगर आपको कोई पॉजिटिव साइड नहीं मिल रहा है तो उसका पॉजिटिव साइड यही है कि आप उससे सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं हमेशा उस पर फोकस करने का ट्राई करता हूँ और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट, द शो मस्ट गो ऑन। ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच अद्वैत, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच। आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमने कुछ बातें सीखी। शो मस्ट गो ऑन, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बस चलते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की
लिमिट कभी ख़त्म नहीं हो सकती, हम कितना भी सीख सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट यह भी है कि उस सीखने से जो हम लाइफ में जो उसके क्रक्स को हम पा रहे हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। द इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर। हम इस टॉपिक पर अगली पर्सनालिटी से बात करते हैं, बट ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, डू शेयर योर थॉट्स, और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।